मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अमल करें तो इस केस में अपने पिता की वसीयत में साफिया का भाई 66% का हिस्सेदार है, जबकि साफिया सिर्फ 33% की हकदार है। शरीयत लॉ के मुताबिक बेटी का हिस्सा बेटे से आधा ही होगा। जब हम इसे सेक्युलर नजरिए से देखते हैं तो ये महिलाओं से सीधा सीधा भेदभाव है। महिलाओं से भेदभाव को लेकर सवाल पहले भी उठते रहे। स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिमों के एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़ने का यही एक कारण है, लेकिन हाल के मामले देखें तो साफ दिखता है कि सारे कारणों में ये गैर बराबरी भी बड़ा कारण। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हमारी आज की वीडियो में ये जो लेडी थी यहाँ पर, ये अपने आप को एक्स मुस्लिम कह रही है और कह रही है कि ये वजह, ये एक बहुत बड़ी वजह है। चलो देखेंगे फेस टू फेस, सवाल को हम देख रहे हैं। क्या है सवाल? औरतों को विरासत में आधा हिस्सा मर्दों से आधा, भेदभाव। हाँ, ये भेदभाव है, ये बराबरी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। चलिए हम लोग सवाल का जवाब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के ताल्लुक से, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द के लिए दो औरतों के बराबर। जी हाँ, तो आम तौर पर, जनरल तौर पर बेटे का हिस्सा बेटी से डबल होता है, शौहर का रेलेवेंट हिस्सा वाइफ को जितना मिलता है उससे डबल डबल मिलता है शौहर को, और ऐसी कई मिसालें हैं। सबसे पहले एक पॉइंट नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात कि औरत को हिस्सा मिल रहा है। सबसे पहले 1400 साल पहले हम देखते हैं कि शरीयत लॉ के अंदर जो कुरान है, हदीस है, उसमें 1400 साल पहले विरासत में हक मिला, यानी कि प्रॉपर्टी का तो राइट मिला। अब ये बात हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, कोई भी जंप टू कंक्लूजन ना करे। सबसे पहले बात क्या देख रहे हैं कि औरतों का राइट टू ओन प्रॉपर्टी है, कई आयतों से देख सकते हैं। जैसे मेहर उनको मिलेगा तो मेहर भी तो उनकी प्रॉपर्टी हुई, विरासत मिलेगी, विरासत उनकी प्रॉपर्टी। ये बात कोई बोलेगा क्यों इतना नोट करा रहे हो? नोट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि औरतों को प्रॉपर्टी ओन करने के राइट्स दुनिया में लास्ट 100-200 साल के अंदर मिले हैं। लास्ट 100 साल की हिस्ट्री देखोगे, 1937 में हिंदू वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, इसके अंदर औरतों को कुछ राइट्स मिले। और फिर 1956 के अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर जाकर प्रॉपर राइट्स मिले प्रॉपर्टी ओन करने के। यानी क्या मतलब, क्या समझ रहे हैं आप? मतलब कि एक औरत को खुद की प्रॉपर्टी, खुद के नाम में, खुद की बोलने के लिए प्रॉपर्टी, कि मेरी प्रॉपर्टी है, वो राइट कब मिला? लास्ट 100 ईयर्स। अब कोई बोले नहीं नहीं, वेस्ट में ऐसा नहीं होगा, वेस्ट तो बहुत आगे था। आइए वेस्ट का देखेंगे हम। हाँ, वेस्ट का देखेंगे। यूके के अंदर 1882 में विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट पास हुआ। 1882 विमेन्स प्रॉपर्टी, मैरिड विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट पास हुआ। 1882 में जाकर राइट मिला प्रॉपर्टी का। और अगर आप आगे बढ़कर अमेरिका में देखो तो अमेरिका में ये आर्टिकल देखिए, जाके खुद चेक करिए। 1839 में मिसिसिपी फर्स्ट स्टेट बना जिसके अंदर औरतों को प्रॉपर्टी अपने नाम में रखने का राइट मिला। कब बात हो रही है? 1839, यानी मैं बताया ना 100-200 साल की हिस्ट्री है। हम कब की बात कर रहे हैं? 1400 साल पहले। हाँ, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। और कोई कहे नहीं अभी तो है ना बराबर, अभी तो मिल गए ना राइट्स, क्या आपको पता है? अभी भी नहीं। विरासत की बात करोगे अगर आप, तो ये देखिए, आज भी हिंदू वुमेन को एग्रीकल्चरल लैंड में विरासत राइट नहीं है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि एग्रीकल्चरल लैंड जो होता है उसके अंदर औरतों को देने से बहुत फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाएगा लैंड, इसलिए बेटियों को नहीं है, सिर्फ बेटों को है। ये कहां है? ये नो वुमेन्स लैंड। ये आर्टिकल पढ़िए, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को कोट करके, रेलेवेंट सेक्शंस कोट करके बताए गए। यानी आज तक राइट नहीं है। और ये माना इसलिए रखता है, इंडिया की टोटल आबादी की 65% आबादी कहां रहती है? रूरल एरियाज, गांव खेड़े वगैरह में रहती है, 65%। तो वहां की औरतों को एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर क्या इक्वल राइट मिलता है? नहीं मिलता है। आधा मिलता है? नहीं मिलता है, जीरो मिलता है। आगे हम बढ़ते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल, जहां पर मर्दों और औरतों को इक्वल विरासत का राइट मिलता है ना, तो औरतों को एक और चीज मिल जाती है साथ में। क्या मिल जाती है? जैसे ये आर्टिकल देखिए, वाइफ स्पाउसेस शुड शेयर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि विरासत में जब इक्वल शेयर मिलता है तो एक और चीज साथ में मिलती है, कनेक्टेड होती है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, वो है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी घर की फाइनेंशियल जिम्मेदारी। और इसका मतलब क्या है मालूम है? कि घर का खर्चा है ना, आज का मॉडर्न कल्चर ये है कि 50% वाइफ की जिम्मेदारी, 50% हस्बैंड की जिम्मेदारी, आधा आधा, दोनों पार्टनर्स है तो दोनों के दोनों खर्चा संभालने में भी पार्टनर्स है। तो यह है इसकी बात। रिजल्ट के अंदर अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जो थोड़ी शॉकिंग है। सबसे पहली ये सर्वे देखिए, अ न्यू सर्वे फाइंड्स 81% ऑफ वुमेन हैव एक्सपीरियंस सेक्सुअल हैरेसमेंट। 81%, उसके अंदर अलग अलग टाइप के सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो यहां पे क्या होता है, जब वो जाती है जॉब पर,
कभी कलीग, कभी बॉस, कभी कस्टमर, कभी कोई और, कभी ट्रैवलिंग में, उसको कोई ना कोई किस्म का सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करने के अंदर 81%। और आगे बढ़ते हैं, मोर देन 50% women professionals believe sexual harassment at workplace has increased over the years। 50% से ज्यादा वो कह रही है बढ़ते ही जा रहा है ये, यानी कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट बढ़ते ही जा रहा है। जैसे ऑब्स्सिनिटी का कल्चर एक तरह से बढ़ रहा है, तो उस तरह से ये भी एक वर्क प्लेस में बढ़ते जा रहा है। मी टू इंडिया नाम की जो कैंपेन चली थी, उसमें भी 54% राइज इन सेक्सुअल हैरेसमेंट रिपोर्टेड एट वर्क प्लेसेस बिटवीन 2014 टू 17। तो आप ये देखिए, तो मैंने सिर्फ 3 रिपोर्ट बताया, इसके ताल्लुक से पूरा एक आध 1.5 घंटे का इतनी सारी रिपोर्ट्स इस मौजू पे। मी टू इंडिया के टाइम पे तो बहुत आ रहा था ये सब। अब सोचो जरा, सोचो, प्रेग्नेंट होता है क्या आदमी? प्रेगनेंसी है क्या? नहीं। औरत का प्रेगनेंसी है, चाइल्ड बर्थ इसको देनी है आदमी को? नहीं। चाइल्ड बर्थ कौन देगा? वो लेडी देगी। अच्छा, बच्चे को फीड करना, जो दूध आया वो हस्बैंड देगा क्या? नहीं। वो बच्चे को केयर करना, संभालना, उसका वैसा नीचे रोना, नहीं, वो एक लेडी करेगी। चाइल्ड के साथ बॉन्डिंग उसकी होगी। और यहां पे सेक्सुअल अब्यूज वर्क प्लेस में ये प्रॉब्लम अलग, हार्मोनल इश्यूज होते हैं, औरतों के हार्मोनल इश्यूज होते हैं, और सिक्योरिटी, ट्रैवल में सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं। तो ये सब चीज के बाद आप बोलो 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्दों पर, 50% इक्वलिटी औरतों पर। ये प्रेग्नेंट नहीं होने वाला है, चाइल्ड बर्थ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन 50% जिम्मेदारी उसकी। क्या ये फेयर है? ये फेयर लग रहा है क्या? ये सिस्टम फेयर लग रहा है क्या? अब मालूम है आपको, कोई पूछेगा भाई अगर उसको सेक्सुअल अब्यूज का सामना करना पड़ रहा है तो जॉब क्यों कर रही है? क्यों मालूम है? 50% घर के खर्चे की जिम्मेदारी उस पर डाल दी है ना आपने 50% जिम्मेदारी जब डाल दी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कुछ ना कुछ करके, अभी एक जगह जॉब छोड़ देगी, आप बोलो जॉब छोड़ दो, हाँ, आप कंप्लेन लिखा दो, बॉस रखेगा, उसके बाद हाँ, उसके बाद जॉब रहेगा? नहीं। एक जगह जॉब छोड़े, दूसरी जगह जॉब छोड़े। जब मार्केट का कल्चर ऐसा हो गया है तो क्या करेगी वो? अब आप बताओ, इस्लाम ने कहा कि नहीं, फाइनेंशियल जिम्मेदारी औरतों पर नहीं है। कुरान की आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, मर्द औरतों पर जिम्मेदार है, मर्दों को पूरी जिम्मेदारी दी गई है। और क्या है? बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, क्योंकि वो अपने माल में से खर्चा करते हैं। 100%, यानी आप समझ रहे 100%, यानी कि टोटल जो घर का खर्चा है उसकी 100% जिम्मेदारी किस पर है? सिर्फ शौहर पर है। यानी कि खाना, कपड़े, अबू दाऊद की हदीस है, जो तुम खुद खाते हो वो खिलाओ। तुम चिकन मटन खा रहे हो, तुम तंदूरी चिकन खा रहे हो, उसको दाल रोटी नहीं दे सकते। जो तुम खा रहे हो वो खिलाओ, जो तुम पहनते हो पहनाओ उसको भी। हाँ, तो यहां क्या है? घर के खाने की, खर्चे की, शेल्टर की सारी जिम्मेदारी, बच्चों की सब चीज, स्कूल, एजुकेशन, मेडिकल इश्यू, सब चीज टोटल जिम्मेदारी से मर्दों पर। औरतों पे क्या है? फाइनेंशियल जिम्मेदारी जीरो। अब इससे आप समझो इस बात से कि मान लो एक औरत को, सपोज करो एक मिसाल, 50,000 की विरासत मिली, लेकिन औरतों को एक और चीज मिलती है, महर। जब वो शादी करती है, निकाह करती है, तो डाउरी, दहेज देना नहीं पड़ता है लड़की वालों को। इस्लाम के अंदर महर रिसीव करना होता है, ये कंपल्सरी है कि वातुन निसा सदुकातिहिन्ना निखला, औरतों को एक अच्छा सा गिफ्ट दो। तो आदमी गिफ्ट देगा, हदिया देगा। एक मिसाल ले रहे हैं, सपोज करो 25,000 उसको महर मिला, मिसाल दे रहा हूं। खर्चे कितने हैं? 0। उसके खाना, कपड़ा सब उसके ऊपर। सेविंग्स कितनी हो गई? जो ये पूरा 50 + 25 यानी 75,000 पूरा का पूरा उसका सेविंग है। यहां पे इस मर्द का क्या मामला है? उसको डबल तो मिला, 1 लाख मिला, हाँ, महर उसको देना पड़ा 25,000 गए। 1 साल का खर्चा ले लेते हैं, सपोज करो 20,000 पर मंथ गिन रहे हैं, तो भी 2,40,000 उसके गए। एंड में माइनस में कितना है वो? 1,65,000। तो अगर देखोगे ना तो बेटर डील क्या दिख रहा है? मतलब ज्यादा अच्छा ऑफर किसको दिया गया है? मर्दों को, औरतों को। आप देखो, बेटर ऑफर दिया गया है। मतलब क्या कोई औरत अगर चाहे शरीयत के दायरे में रहकर कोई काम कर ले तो कर सकती है, मना नहीं है, उसके शुरूत के तहत, उसके गाइडेंस के तहत, और पूरे यानी जिम्मेदारी के साथ में अपने हस्बैंड के अंडर में रहते हुए उससे परमिशन लेकर, क्योंकि इसके अंदर एक लीडरशिप का मामला भी है, उसके अंदर मना नहीं है। अब वो इनकम किसकी होगी? उसकी होगी। वो इनकम भी आई तो किसकी हुई? उसकी हुई। यानी कि सारी चीजें, गिफ्ट भी मिल सकते हैं। देखो, एक औरत को विरासत है, महर है, गिफ्ट्स है, ज्वेलरीज है, हाँ, और हो सकता है कोई इनकम अर्न कर रही है, वो सब उसका है। उसको कोई चीज उसमें से फाइनेंशियल खर्चा नहीं करना है, उस पर जिम्मेदारी नहीं है। तो यहां पर एक बात जो समझ रहे हैं, जो लोग बोल रहे थे ना, ये बोल रहे थे इक्वालिटी नहीं है। आपने एंकर को सुने, वो लेडी को सुना, इक्वालिटी नहीं है। जब हम इसे सेक्युलर नजरिए से देखते हैं तो ये महिलाओं से सीधा भेदभाव है। अच्छा, मुझे ये बताओ, लेडीज डब्बा देखा है अपने ट्रेन में, ये इक्वालिटी हुई क्या? बोलो। बोलते हैं ना इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी हुई कैसा? सोच के बोलो। लेडीज डब्बा ट्रेन में, ये क्या इक्वालिटी हुई? इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? बराबरी। फिर ये इक्वालिटी हुई क्या? नहीं हुई ना। हाँ, अच्छा, आपको पता है यूके में
वो लोगों ने ये आर्ग्यूमेंट को है ना बहुत आगे लेकर गए। ये देखिए मैंने आर्टिकल लाया हूं, वो कह रहे, याद कर रहे हैं कि एक जमाना होता था जिसमें लेडीज डब्बा हुआ करता था ट्रेन में 1977 के करीब, जब से यूके के अंदर लेडीज का सेपरेट डब्बा बंद। और अभी ऐसी बातें आ रही है एक्टिविस्ट से कि भाई जो अब्यूज होते हैं ट्रेन के अंदर वगैरह, तो वो लोग कह रहे हैं कि कुछ करो, लेके आओ डब्बा, एक नेचुरल नीड है। तो ये इक्वालिटी नहीं। अच्छा ये बोलो रिजर्वेशन जो होते हैं पॉलिटिकल, इसमें रिजर्वेशन होते हैं, ये इक्वालिटी हुई? रिजर्वेशन क्यों इक्वालिटी हुई? ये भी तो इनइक्वालिटी है। हम क्या कह रहे हैं, इक्वालिटी की बात कहां आती है? इक्वालिटी की बात वहां आती है जहां पर इक्वल सेम लोग हो ना, सेम लोगों में इक्वालिटी। लेकिन यहां पर क्या है, जस्टिस की बात है। वहां पर एक औरत जब इतनी सारी जिम्मेदारी संभाल रही है तो उस पर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली गई है। हाँ, विरासत का भी शेयर उसका कम है, लेकिन उसको कितने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसको महल मिल रहा है, उसको विरासत मिल रही है, सारी गिफ्ट्स वगैरह जो भी है, लेकिन जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है, खर्चा कुछ भी नहीं है। अब आइए कुछ दूसरे रिलीजन्स में भी देखते हैं। अगर आप बाइबल में देखो तो आप देखोगे नंबर्स चैप्टर 27 वर्स 8, you shall speak to the people of Israel saying, if a man dies and has no son, then you shall transfer his inheritance to his daughter। यहां पर भी वो चीज मिल रही है। आप अगर क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स में नोट करो तो यहां पे भी वो चीज मिल रही है, बल्कि इससे ज्यादा औरतों को राइट नहीं दिया जा रहा है, ये चीज मिल रही है। आइए हिंदू स्क्रिप्चर्स में देखते हैं। हिंदू स्क्रिप्चर्स में अगर आप देखो तो जैसे आप इस वर्स में देख सकते हो, ये दिया है, सन्स अलोन शैल इनहेरिट द फादर्स प्रॉपर्टी, नॉट ब्रदर्स और फादर्स। सिर्फ बेटों को मिलेगी विरासत। अब कोई कहेगा नहीं नहीं, ये भले ही हमारे स्क्रिप्चर्स में है, आज हम लोग इनको नहीं फॉलो करते। लेकिन यहां पे क्या मामला है, हम कहते हैं हमारा क्रिएटर हमसे अच्छा जानता है, हमसे बेहतर जानता है, और उसके अंदर रिफॉर्मेशन का मतलब यानी वो खुद परफेक्ट है, वो जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है। उसके विजडम को हम लोग रिफॉर्म नहीं करेंगे, हम जानते नहीं है। अब देखो मिसाल के तौर पर, क्या आपको पता है इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी एंड फैमिली डिस्प्यूट्स 76% ऑफ सिविल लिटिगेशन का हिस्सा है। 76%, यानी जो सिविल केसेस होते हैं ना करोड़ों की तादाद में, बाय द वे, उसमें से 76% केसेस क्या है मालूम है? फैमिली लिटिगेशन। अब बोलो, जब इस्लाम के अंदर ये सिस्टम आ गया फिक्स्ड, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आपकी चॉइस नहीं चलेगी, मुझे ये चुन्नू अच्छा लगता है, मुन्नू अच्छा लगता है, वो नहीं चलेगा। जिसका जितना शेयर अल्लाह ने फिक्स किया उसको उतना मिलेगा। अब यहां पे जब चॉइस की बात होती है ना, वहां झगड़े होते हैं कि आपने चुन्नू को पूरा दे दिया, अब मुन्नू जाके केस फाइट कर रहा है। कल झगड़े इस वजह से होते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, जब अल्लाह की तरफ से है, जो अल्लाह ने फिक्स कर दिया, हमने वो इंप्लीमेंट कर दिया, अब किसी को कुछ नहीं बोलने के लिए, किसी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। यानी क्या होता है, बाज जगहों पे ऐसा होता है कि वसीयत जो होती है ना, वसीयत विल, वसीयत के जरिए विरासत को चेंज कर डालते लोग। वसीयत के जरिए कि भाई विरासत जो भी है मैं चाहता हूं पूरा चुन्नू को मिले। अब यहां पे क्या है, वसीयत के जरिए यानी कि विल बनाकर विरासत को चेंज कर डालते। इस्लाम में अलाउड नहीं है। इस्लाम के अंदर मैक्सिमम एक इंसान अपनी प्रॉपर्टी की 1/3 हिस्सा वसीयत के जरिए दे सकता है। ला वसीयत अली वारिस, और वो वसीयत वारिस के लिए नहीं है, यानी वारिस के अलावा किसी और को दे सकते हो। ये भी विजडम है। ये भेदभाव मुस्लिम कानून में हर जगह है। जहाँ भी एक पुरुष और एक महिला एक ही रिश्ते में आते हैं तो महिला को पुरुष का आधा हिस्सा माने। वो कहते हैं कि औरतों को हमेशा आधा मिलता है, हमेशा आधा मिलता है। उनको मालूम नहीं है कितने केसेस में औरतों को सेम भी मिलता है। पिता माता के रिश्ते में पिता को जितना मिलता है उसका आधा हिस्सा माँ को मिलता है। जैसे आप देखोगे माँ और बाप अगर बच्चे हैं तो माँ बाप को दोनों को 1/6 मिल रहा है, इक्वल भी मिलता है सर्टेन सिचुएशन में। और कुछ सिचुएशन में जैसे आप चार्ट ये देख सकते हो, जैसे मिसाल के तौर पे 1/6 के अंदर देखोगे दादा दादी को सेम है, हाँ दादा दादी भी सेम है। और जो मैटरनल ब्रदर सिस्टर है यानी कि वालिदा के जरिए जो भाई बहन है उनका भी सेम है 1/6। तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर औरतों को हमेशा हाफ ही मिलेगा, सर्टेन सिचुएशंस में सेम भी मिलता है। सर्टेन सिचुएशन में कभी ज्यादा भी हो सकता है। जैसे ये केस है जो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये इसी तरह से होगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मान लो एक औरत का इंतकाल हुआ, उसके पास 3 लाख की प्रॉपर्टी है, अब उसके हस्बैंड को हाफ प्रॉपर्टी मिलेगी विरासत में, फुल नहीं हाफ, वो है बच्चे नहीं है तो 1.5 लाख। और माँ बाप में मदर को 1/3 मिलेगा यानी कि 1 लाख, और फादर को कितना मिलेगा 50,000। तो हम क्या देखते हैं कि ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जब मदर को ज्यादा मिले। हालांकि यहां पे भी कुछ स्कॉलर्स कहते हैं नहीं, इसमें भी उमर यतैन का कायदा होगा और मदर को फादर का हाफ मिलेगा। लेकिन ऐसे केसेस भी हो सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं इसके ना स्वीपिंग रूल कहते हैं, तो कई सिचुएशन में इक्वल भी है और कई सिचुएशन में डिफरेंट भी है। तो यह है सवाल का जवाब। उम्मीद करता हूं कि इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची होगी। शुक्रिया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलाम अलैकुम।